नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। 1930 में इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था नमक कर के विरोध में। एक मुट्ठी नमक और पूरी की पूरी ब्रिटिश हुकूमत हिल गई। अंजाम ये कि जिसके लिए दुनिया की कोई ताकत उस ब्रिटिश हुकूमत को हिला नहीं सकी, जिसके बारे में ये कहा गया कि उसके राज्य में सूरज डूबता नहीं है, वह अंधेरा भी हुआ। आज फिर से वो वक्त आन पड़ा है। हमें जरूरत है अपने बापू के गांवों की दशा को सुधारने की, बापू की वो सोच को जिसे 2005 में बड़ी मुश्किल से लागू किया गया था, बहुत गहन अध्ययन के बाद लागू किया गया था, बहुत सोच विचार करके लागू किया गया था। ग्रामीण इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए, ग्रामीण रोजगार को पैदा करने के लिए, उसमें स्त्री और पुरुष किसी का कोई भेद नहीं था। उस मनरेगा को, जो कि आपका अधिकार था, हर युवक का, हर कामगार का, हर मजदूर का अधिकार था, वो अपनी पंचायत से काम मांग सकता था और पंचायत को उसे काम देना ही देना था। वो अधिकार आपसे छीन लिया गया। हम जिस बापू की बात कर रहे हैं, उस बापू को का नामो निशान मिटा दिया गया। उसकी जगह आप लेकर के क्या आए? विकसित भारत, जी राम जी। ये जी राम जी, उससे एक सामंती सोच सामने नहीं आती है क्या? एक मजदूर अपने मालिक के पास जाता है, जी राम जी। आज हम उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ साथी हैं। वो साथी, उनमें से एक साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र से इस मनरेगा के लिए गांव-गांव जाकर के साइकिल से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि आपके पास क्या अधिकार था और क्या आपसे छीन लिया गया है। इन्हीं सब पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं शांतनु जी, विकास जी, प्रोफेसर विकास, धनंजय जी हैं, डॉक्टर इंदु जी हैं। तो हम चर्चा को शुरू करते हैं। हम सबको आपसे मिलवाते हैं और क्या कुछ हो रहा है, ये नौजवान क्या, किस संकल्प के साथ कहां जा रहे हैं और इनका क्या आगे का लक्ष्य है, मनरेगा को लेकर के ये किस तरह से सोचते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, इनसे मुखातिब कराते हैं आपको। आपकी स्क्रीन पर वो सारे साथी, सबसे पहले शांतनु जी हैं, बीच में प्रोफेसर विकास जी हैं, डॉक्टर इंदु जी हैं और हमारे धनंजय त्रिपाठी जी। सब शुरुआत करते हैं शांतनु जी से। शांतनु जी, आप सब ने मिलकर के, आपकी टीम ने मिलकर के जो यात्रा शुरू की है, उसका क्या उद्देश्य है और जितनी यात्रा आपने की उसका क्या कुछ आपको ऐसा लगा कि कुछ आप अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्या? ये यात्रा चौरी चौरा से शुरू हुई है और 1 महीने की साइकिल से यात्रा है और वो बनारस पहुंचेगी 1 महीने बाद। 30 दिन की टोटल यात्रा है। इसमें हम सभी युवा जो अलग अलग जिलों से हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, वो सब इसमें जुड़ रहे हैं। आम लोग भी, जिस जिले में यात्रा पहुंच रही है वहाँ आम लोग भी जुड़ रहे हैं। जैसे यात्रा अभी देवरिया में, तो देवरिया के जो कुछ
लोग हैं जिनको लगता है इस मुद्दे पे उनको खड़े होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, वो लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हमने इस यात्रा को इसलिए निकाला है कि सरकार ने एक जो गरीबों की गारंटी थी, जो उनको सम्मानजनक मजदूरी देने की गारंटी थी, उनको ये राज्य का एक विश्वास था कि राज्य आपको एक न्यूनतम मजदूरी तय करके देगा और उसका एक नियम जो काम के दिन है वो फिक्स काम के दिनों में आपको रोजगार भी सुनिश्चित करेगा। सरकार को मनरेगा से अमूमन 2014 से ही समस्या थी। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपनी वन ऑफ द पहली स्पीचेस जो उनकी थी पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने मनरेगा को खूब बुरा भला कहा और उससे सरकार को घेरा। उसके बाद लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मनरेगा स्कीम का जमीन में इम्पैक्ट है, तो वो इसको पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर पाए, लेकिन कमजोर करने की शुरुआत तभी से हो गई थी। मनरेगा का बजट हम देखें तो लगातार स्टैग्नेंट था, लोगों के जो काम के दिन थे वो लगातार कम होते जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जब हमने देखा कि कोविड आया, कोविड के दौरान जब रोजगार का संकट लोगों के मन में खड़ा हुआ, लोग बड़े बड़े शहरों से वापस अपने गांव की तरफ लौटे, तो ये मनरेगा फिर एक तरीके से उनके लिए जीवन रक्षक साबित हुआ। सरकार ने काम दिया और लोगों को काम मिला। लेकिन सरकार का वो इंटेंशन 2014 से क्लियर था और उन्होंने अब 2025 में पूर्ण रूप से उसको खत्म कर दिया। एक नया बिल वो लेके आए, उससे उन्होंने वो कानूनी गारंटी गायब कर दी, उससे उन्होंने जो पंचायत का अधिकार था काम देने का वो गायब कर दिया, उसको अपने ऐप बेस्ड और सेंट्रलाइज डेटाबेस पे ले आए। राज्य का जो कंट्रीब्यूशन था उसको बढ़ा दिया 40%, जिससे मैक्सिमम राज्य जो गरीब राज्य है, जिनकी खुद की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है, क्योंकि मनरेगा मुख्य रूप से हमारे ये नॉर्थ इंडियन बेल्ट में मनरेगा के तहत ज़्यादा रोजगार मिलता है। यूपी बिहार में हम खासकर देखते हैं इसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा है, तो वो राज्य सरकारें अब इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगी और इवेंचुअली ये स्कीम बंद हो जाएगी। जो पंचायतों का अधिकार था काम देने का वो खत्म हो जाएगा। यात्रा के दौरान, अब मैं यात्रा के अपने अनुभवों की बात करूं तो जब भी हम किसी गांव जा रहे हैं, लोगों को अभी ये जानकारी पहुंची नहीं है कि ये स्कीम खत्म हो गई है। उनको कुछ जिनको पहुंची भी है, जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, उन तक ये पहुंची है कि नाम बदला है सरकार ने, इसको कमजोर किया है, ये बात अभी उन तक नहीं पहुंची है, पहली चीज। दूसरा, इस स्कीम का मतलब इम्पैक्ट तो समाज के वंचित तबकों पर है, पर महिलाओं पर हमने इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखा है। महिलाएं इस स्कीम को इस तरीके से देखती हैं कि इससे उनको पहली बार घर से बाहर निकलने का मौका मिला। भले ही जैसे आज भी हमारी जब महिलाओं से बात हो रही थी, उनका यही कहना था कि भले ही उनको रोजगार 15 दिन का ही मिला अगर एक साल में, पर वो 15 दिन उनके लिए ऐसे थे कि वो घर के बाहर निकलती थी, उससे जो रोजगार पैसा आता था वो बच्चों के एजुकेशन में डाल रही थी, वो अपने खुद के रोजमर्रा की जो जरूरतें थी उस पर खर्चा करती थी। तो उनको एक अधिकार भी उसने दिया था, जो कानूनी अधिकार है उसके अलावा भी ये चीज है। उसी के आगे ये दलित और पिछड़े समाज के लिए इस स्कीम का, और वंचित समाज के लिए इस स्कीम का जमीन पर एकदम साफ इम्पैक्ट है। जब हम लोगों से जाके बात कर रहे हैं तो लोगों को ये बात समझ में आ रही है और लोग भारी संख्या में जुट रहे हैं। गाँव में हम छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं और यही बातचीत हमारी हो रही है। जब हम शहरों में जा रहे हैं और जिस भी जिले में जा रहे हैं, इलाके में, वहाँ के जो राजनीतिक सामाजिक लोग हैं उनको भी इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं और इस जो मनरेगा बचाओ यात्रा है इसको और वृहद करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको उनका एक चीज तो आपने बताई कि उनको पता भी नहीं है कि उनका जो अधिकार था काम का वो उनसे छीन लिया गया है। जब आप उनको इस बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद उनका क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? देखिए, एक चीज़ है, अमूमन सरकार के खिलाफ जो कमज़ोर तबके हैं उनके अंदर गुस्सा भयंकर है, वो उनकी महंगाई और अन्य चीज़ों से परेशान है। तो वो गुस्सा, तो जब भी आप उनकी रोजी रोटी के सवाल पे बात करते हैं तो वो गुस्सा निकल के आ रहा है। पर जब हम उस स्कीम के बारे में उनसे बहुत चर्चा में जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि हम इसलिए आए हैं क्योंकि अभी मनरेगा पे हमला हुआ है और चीज़ों पे तो हमले लगातार हो रहे हैं कि भाई आपकी रोजी रोटी पे सवाल है, मनरेगा के वेजेस तो बढ़ ही नहीं रहे थे, ये सब चीज़ें थी जो लोग मनरेगा को सुधारने के सवाल उठा रहे थे। बजाय इसके कि सरकार सुधारती, उसने इस स्कीम को ही पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। जी, बहुत बहुत। इस बात में आपने चूंकि महिलाओं का भी जिक्र किया और इस पूरी योजना में महिलाएं भी मुख्य धारा में हैं, तो हम डॉक्टर इंदु जी से ये जानना चाहेंगे कि मनरेगा के माध्यम से जो, क्योंकि इंदु जी का गांव गिराव से भी काफ़ी संपर्क है, मनरेगा के तहत जो महिलाओं को जो अधिकार मिला था और जो
वो घर से बाहर, अपनी चौखट के बाहर निकल करके अपने कामकाज, घरेलू कामकाज के साथ सामाजिक सरोकार से भी वो जुड़ती चली जा रही थी। जैसा अभी आपने शांतनु जी ने बताया कि एक अच्छा, बहुत अच्छा तो नहीं, फिर भी उनको घर चलाने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जो कुछ भी थोड़ी आय हो रही थी, उससे उनका परिवार भी इकोनॉमिकली मुख्य धारा में आ रहा था। धीरे धीरे बच्चे भी शिक्षित हो रहे थे। हालांकि बच्चे क्या शिक्षित होंगे जब स्कूल ही बंद कर दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे, फिर भी एक प्रक्रिया शुरू हुई थी। एक शिक्षा के प्रति भी उस तबके में एक सोच जागृत हुई थी। आज वो सब कुछ किस रूप में आप देखती हैं? सिर्फ एक अधिकार की बात ही नहीं है। कहते हैं कि महिलाओं के पास हमेशा से कहा गया है कि जब पैसे की ताकत बढ़ेगी तो वो मुख्य धारा में आ पाएगी। तो मनरेगा लाने के पीछे ये भी था कि अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महिलाएं ही हैं मनरेगा में पुरुषों के मुताबिक, क्योंकि पुरुष ज़्यादातर से किसी दूसरे शहर चले जाते हैं काम करने, महिलाएं गांव में ही रहती हैं। तो उनके लिए जब ये कानून आया तो बहुत आसान था काम करना, कि अपने ही गांव में काम करना है। पहली बार वो बाहर निकली तो बाहर की दुनिया देख पाई, और जब उनके हाथ में वो भले 15 दिन का 20 दिन का काम है, 2014 के बाद से जो मैक्सिमम काम मिला है वो 56 दिन का मिला है मैक्सिमम, नहीं तो 15 दिन 20 दिन 30 दिन यही काम मिला है। लेकिन उस काम के दौरान भी उन्होंने एक तो बाहर निकली, वो अधिकार समझ में आया, और महिलाओं से बात करने में जो उनका अपना साझा दुख था पारिवारिक, और वो साझा हुआ, जिससे कि एक ताकत मिली। एक दूसरे को एक संगठित होकर वो बातचीत करती थी, अपनी अपनी समस्याओं का समाधान भी उसी में निकाल लेती थी। वो भी चीज़ मिला। दूसरा कि अगर आप उठा के देखेंगे तो कितनी ही महिलाएं उसी मनरेगा की कमाई से अपना 1 या 2 कमरे का मकान भी बना पाई, जो कच्चा मकान होता था। बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें जो कि पूरी नहीं हो पाती थी, कपड़े की या किसी भी चीज़ की, वो कर पाती थी। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने उसी मनरेगा के पैसे से बहुत बीमारी में अपने मायके तक को सपोर्ट किया, क्योंकि वो उनका अपना पैसा था, उनका अपना अधिकार था, जो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि पति के ऊपर डिपेंड होना होता है। तो एक तो सबसे जो बड़ी चीज़ थी कि अधिकार चाहे आप किसी का भी छीन रहे हैं तो इससे बुरा कुछ भी नहीं। तो उनका अधिकार जा रहा है, वो जो संगठित हो रही थी वो भी जा रहा है, वो बच्चों के एजुकेशन और सारी चीज़ों में सपोर्ट जो कर पा रही थी वो भी जा रहा है। प्लस उसी बहाने जो गांव में काम हो पाता था, जो निर्माण हो पाता था, वो भी रुका। और आप देखेंगे कि महिलाएं ज़्यादा बेहतर तरीके से निर्माण कार्य कर पाती हैं। तो अब क्या होगा, जैसे आप इस कानून को खत्म करेंगे तो फिर भी पुरुष तो चले भी जाएंगे दूसरे शहर में, शायद रेड़ी पटरी कुछ भी लगा ले। महिलाओं के लिए किसी और शहर में जाके काम करना मुश्किल है, क्योंकि घर है, परिवार है, सब है। तो अब क्या हो रहा है, सीधे सीधे आप उनका अधिकार छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा संकट है। और अगर ग्रामीण इलाकों में घूम लिया जाए तो महिलाएं इस चीज़ को समझ रही हैं, मनरेगा से जो जुड़ी हुई है, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पा रही हैं कि जिस दिन ये ख़त्म होगा, हमारे चूल्हे में जो दोपहर शाम अच्छे से खाना बन पाता था, उसमें शायद किसी दिन नमक रोटी ही खाना पड़े या किसी दिन सिर्फ खिचड़ी खाना पड़े। तो ये बहुत बुरा है जब ये कानून पूरा इस तरीके से किया जाएगा। तो अब सोचिए कि जब 100 दिन में 35 दिन मैक्सिमम काम मिल रहा है, तो 125 दिन कर देने से क्या वो काम 100 दिन मिलेगा? नहीं मिलेगा। 125 दिन की जो बात हो रही है, तो इसे भ्रमित भी किया जा रहा है कि पहले तो 100 दिन ही था, बट इस गवर्नमेंट ने उसको 25 दिन और बढ़ा दिया। तो पहले ही जब काम नहीं मिल पा रहा था, तो 25 दिन बढ़ा देने से तो काम मिलेगा नहीं। तो ये एक बड़ा संकट है महिलाओं के लिए। जी धनंजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो योजना थी मनरेगा, क्योंकि आप शहर से लेकर के गांव तक के लोगों से जुड़े हुए हैं, शिक्षा जगत से भी आप जुड़े हुए हैं, ताल्लुक रखते हैं। अभी चर्चा हुई शिक्षा की भी, बच्चों की शिक्षा की भी। इस मनरेगा के माध्यम से जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी, उससे बच्चों को शिक्षा भी दी जा रही थी।
उससे भी एक गांव का जो वातावरण है, गांव का जो परिवेश है, परिदृश्य है, उसमें भी एक सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा था। और सही बात है कि अभी चर्चा में जो चीज़ें आई हैं, कोविड काल का भी जिक्र हुआ। कोविड काल जिसमें कि एक जैसे नोटबंदी की तरह इसमें पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन किया गया, वो हालात जो मिले, किस तरह से गिरते पड़ते मरते बसते लोग अपने गांव तक आए, कोई काम का जरिया नहीं था, किसी के पास कोई काम नहीं था, इस सरकार के पास भी कुछ भी नहीं था। उन अपने देशवासियों 140 करोड़ देशवासियों के लिए कुछ भी नहीं था। उस समय काम आया मनरेगा। वही मनरेगा, जैसा कि शांतनु जी ने बताया कि अपने 2014 में अपने पहले संसद के भाषण में प्रधानमंत्री जी इसको मॉन्यूमेंट बना करके कांग्रेस सरकार का, कांग्रेस के नेताओं का मॉन्यूमेंट तैयार करवा रहे थे, और ताकि वो बार बार उनको उसकी घेराबंदी करने जाएं। बाद में उनको समझ में आया कि ये कोविड काल में तो ये हर किसी के समझ में आया कि अगर ये नहीं होता तो शायद आधी आबादी या उस 75% आबादी कोविड के अलावा भूखों मर जाती। आज ये तस्वीर जो फिर से एक नया कदम 2005 में शुरू हुआ, 30 साल तक बहुत ठीक ठाक चला, अचानक उसके बंद कर देने से उसका क्या सकारात्मक और नकारात्मक क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं। जी शुक्रिया भैया। सकारात्मक प्रभावों का तो अध्ययन हमको लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, कैसे आ पा रहा है कानून और कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके बाद ही हम लोग इस पर गौर कर पाएंगे कि इस कानून में क्या बेहतर है मजदूरों के लिए। लेकिन जैसा अंदेशा जताया जा रहा है उसमें अधिकांश चीज़ें, एक तो यह है कि सरकार जिस तरह की है उस सरकार की मंशा, नीति और नियत जो है उस पर कई बार बहुत अजीब सी उलझन भरा इस सरकार की कार्यप्रणाली है। हम आपको शहरी जीवन से थोड़ा उदाहरण देंगे कि जैसे बहुप्रतीक्षित मुद्दा था आरएसएस का शिक्षा का सवाल, और शिक्षा के सवाल पर जब ये आए तो एक बहुत अंदरूनी बैठकों में ये साफ हुआ और मीडिया स्पेस में भी ये बात फिर खुलकर सामने आई कि आरएसएस ने शिक्षा का स्पेस पूरी तरह से बीजेपी सरकार से मांगा है कि शिक्षा पर हमको काम करने दीजिए स्वतंत्र रूप से, और उस काम के तहत ही एनईपी जैसा एक मॉडल लाया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोई बनेगी, और जो पूरी तरह से शिक्षा जो मैकाले परस्त शिक्षा है और अंग्रेजियत वाली शिक्षा है उसको बदल के रख दें। और हम सब लोग देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति आने के बाद क्या आमूलचूल परिवर्तन लाए गए हैं। उसमें अभी तक हम नई शिक्षा नीति को हम विकास और कुछ लोग यहाँ शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हिंदू जी लगातार शिक्षा विषय पर काम करती रहती हैं, शांतनु पीएचडी स्कॉलर हैं, और जो भी साइकिल यात्री हैं उसमें भी अधिकांश लोग विश्वविद्यालय के स्पेस से आते हैं। तो हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि नई शिक्षा नीति ने क्या कंट्रीब्यूशन किया शिक्षा के किसी स्वरूप को। इवन कि हम इसके लिए भी तैयार थे कि कोई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी मॉडल अगर तैयार हो पा रहा होता तब भी हम शिक्षा पर कह पाते कि नहीं आरएसएस का एक मॉडल है, सांस्कृतिक विषय पर वो काम करते हैं, राष्ट्रवाद के विषय पर काम करते हैं, लेकिन वो भी हमको कहीं नहीं दिखाई देता है, सिवाय इसके कि कॉरपोरेट परस्त हो रही है शिक्षा, अंग्रेजी परस्त हो रही है शिक्षा, विद्यालयों का बंद होना दिखाई दे रहा है हमको, स्कूलों का मर्जर होना दिखाई पड़ रहा है हमको, बजट की कटौती हो रही है। तो हमें इस सरकार के काम करने के प्रणाली पर ना बहुत संदेह होता है। शिक्षा जैसा बहुत बड़ा विषय मैं यहाँ एक चीज और उसमें आपकी बातों में जोड़ना चाह रहा हूँ कि ये नई शिक्षा नीति जो कि अभी तक उसको संवैधानिक दर्जा भी नहीं मिला है, सदन में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, सदन की सहमति की बात तो बहुत दूर है। गैर कानूनी, गैर संवैधानिक ये नीति पूरे देश भर में इसको लागू कर दिया गया। इस नीति का केवल मनरेगा से ही, मनरेगा के जो बच्चे थे, जो ग्रामीण बच्चे थे, उन्हीं से इसका सीधा सरोकार नहीं पड़ रहा है। हमने अभी हाल ही में एक देखा है, एक उदाहरण हमारे पास है जम्मू का। वहाँ एक मेडिकल कॉलेज खोला जाता है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जाता है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद करते हैं, और उसका पहला बैच जब आता है उसमें बच्चे नीट से क्वालिफाई होकर के 50 सीट होती है, उसमें से पहले 45 बच्चे आते हैं, उसके बाद 44 बच्चे आते हैं, उसके बाद 3 बच्चे जो सीट खाली होती है उससे भी आते हैं, कुल 47
मुस्लिम बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो उस कॉलेज को बंद कर दिया जाता है। क्या ये शिक्षा नीति लागू होने जा रही है? बिल्कुल, हम एक्चुअली आपको इसी ओर इंगित करना चाह रहे थे कि जो नीति और नियत का फर्क है, जिस तरह कार्यप्रणाली का लिखा पढ़ी में कुछ और बात हो रही है और पीछे नियत कुछ और रह रही है, सेम उसी पैटर्न पर जिस पे आप जो सवाल उठा रहे हैं वो इस्लामोफोबिक हैं, इस्लाम से डरते हैं, क्रिश्चियंस डरते हैं, तमाम दूसरे धर्मों से डरने वाले लोग हैं, जाति के सवाल पर डरने वाले लोग हैं, लिंग के सवाल पर डरने वाले लोग हैं। जैसा कि इंदु जी बता भी रही थी, मनरेगा वो अधिकार दे रहा था ना जिसमें महिलाएं सशक्त महसूस कर रही थी, ग्रामीण जीवन में अपनी भागीदारी देख पा रही थी। वो भागीदारी को आपने अंकुश लगा दिया, आपने पहरा लगा दिया। मनरेगा अब किस स्वरूप में नया आएगा जी राम जी, उसको अभी हम लोगों को देखना बाकी है। लेकिन जैसा शांतनु कह रहे थे, पंचायतों के जब अधिकार आपने बंद कर दिए, बजट की कटौती जब आपने कर दिया, तो जिस भी राज्य को जो अपना कंट्रीब्यूशन था, चूंकि जीएसटी से आप सारा पैसा तो केंद्रीकृत पैसा आप कलेक्ट कर रहे हैं, अब आप राज्य को देंगे कि नहीं देंगे इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और जिस तरह का पिछले दिनों 2014 के बाद से सरकार जब से ये काम जो कर रही है कि अपने जो राज्य हैं जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ पर बजट ठीक ठाक से मिल जा रहे हैं, और जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ बजट नहीं जा रहा है। जिन कानूनों की बात अगर की जाए तो उनको अधिकार शब्द से परहेज है। अधिकार शब्द का जो नया राष्ट्रवाद जो फ्रांस से आया, उसमें एक खास बात आई थी कि अधिकार जनित नागरिकता बोध, राइट बेस्ड जो सिविलाइजेशन था, उसकी वो मूल में था जो नव राष्ट्रवाद है। उस राष्ट्रवाद के कंसेप्ट को बीजेपी ने, तमाम जो राइट विंग पार्टीज हैं, उनको अधिकार से दिक्कत होती है, और इसीलिए जो अधिकार हमारे संविधान सम्मत हैं उनको लगातार ये ब्लर करते हैं, धुंधला करते हैं, भोथरा करते रहते हैं। आप शहरी जीवन में आप देख लीजिए, वही सेम चीज़ है स्ट्रीट वेंडर्स पर। आपने एक कानून लागू हुआ है कांग्रेस सरकार में, स्ट्रीट वेंडर्स को आपको जमीन जगह अलॉट करना जरूरी है, लेकिन जिस शहर में हम बात कर रहे हैं बनारस में, स्ट्रीट वेंडर नगर निगम की वेबसाइट पर 50,000 48,000 कुछ संख्या में नगर निगम में स्ट्रीट वेंडर रजिस्टर्ड हैं, और उसके बावजूद आपको सारे वेंडर आपको सड़क पे मारे पीटे जाते हैं, बेदखल किए जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। बल्कि इतना ही नहीं, मोदी जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें यहाँ पर नाइट मार्केट शुरू हुए थे, उसमें लाखों रुपए वेंडर से लिए गए, और उन दुकानों की अलॉटमेंट 1 साल होते होते उन दुकानों को बुलडोज कर दिया गया, उन्हें बेदखल कर दिया गया। तो जो इनकी कार्यप्रणाली है वो बहुत संदेहास्पद है, और इसी वजह से हम ये देख पा रहे हैं कि जिस क्रम में हम देख पाते हैं आगे विकास उसको कंप्लीट करेंगे। हम जस्ट इतना ही कह के उसको हम रोकना चाहेंगे कि किसान आए सड़क पर, किसानों के लिए काला कानून लाए, भूमि अधिग्रहण को ब्लर करना चाहा, भूमि अधिग्रहण को खराब करना चाहा। जमीन लगातार बनारस में लैंड पुल हो रही है। बनारस में आप देखें तो एक तरफ मणिकर्णिका से लेके तमाम विश्वनाथ मंदिर, दाल मंडी, बुरी तरह से लोग परेशान हैं, भाग रहे हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहा है। सेम उसी पैटर्न पे आप पूरे बाबतपुर एयरपोर्ट से जो राजा तालाब का पूरा क्षेत्र है, तमाम लैंड पूल की योजनाएं लंबित हैं, और जहां पर जमीन लगातार गांव में नोटिसें दी जा रही हैं कि जमीन ले ली जमीन चली जाएगी, लोग हट जाएंगे, तो आपका कौन सा आजीविका मिशन, कौन सा रोजगार देने का कंसेप्ट, कौन सा प्रॉमिस काम देगा? लोग ही नहीं बचेंगे। लोगों के जीवन में अब ये संकट आएगा कि अगर वो सांस ले पाएंगे तो कहेंगे कि हम सांस ले पा रहे हैं, और एक वायु प्रदूषण के बाद भी हम जी पा रहे हैं। यही बहुत गनीमत है। मोदी जी थैंक यू बोल के लोग अपना अपना वीडियो बनाएंगे। वो समय आने वाला है। अधिकार तो अब बुरे स्थिति में है, लोगों के जीवन संकट में आने वाले हैं। अब लड़ाई साइकिल यात्रियों की, शायद हमको लगता है एक लेवल के बाद वो यात्रा हमें निकालनी पड़ेगी कि लोग ठीक से सांस ले सकें, लोग दो जून की रोटी खा सकें, लोग किसी तरह स्कूलों में एडमिशन ले सकें। इसके लिए हमें बात करनी है। हम एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे अभी आपने चलते चलते आखिरी में जो सवाल किया है, बात सही है कि हमारे आज की स्थिति जो है वो हमको शुद्ध हवा भी नहीं मिल रही है, पेयजल के नाम पर दूषित पेयजल आपूर्ति हो रही है, और उसमें 22-23 लोग मर जा रहे हैं, 200-250 लोग हॉस्पिटलाइज हो जा रहे हैं, और नगर विकास मंत्री जो उसी क्षेत्र का विधायक भी है और उसी क्षेत्र से वो सभासद भी रहा, वो सवाल पूछने पर वो फोकट का सवाल कहता है, वो घंटा घंटा करने लगता है।
ऐसी स्थिति में जब आप जो चीजें एक परंपरागत रूप से एक सिस्टम में आ गई थी, उस सिस्टम को भी आप खत्म कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि इनको न संविधान से, अधिकार से इनको चिढ़ है, अधिकार शब्द से इनको चिढ़ है, इसीलिए इनको नियम कानून से चिढ़ है, इनको संविधान से भी चिढ़ है। ऐसी स्थिति में आगे जो अभी तो एक साइकिल यात्रा आप लोगों ने पूर्वांचल में निकाली है, गोरखपुर से बनारस, इसके अलावा भी कुछ आपके दिमाग में, कुछ आप लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा है कि किस तरह से उन मजदूरों को फिर से उनका अधिकार वापस दिलाया जाए? क्या कुछ सोच? देखिए, एक तो बहुत मुश्किल फेज में भारतीय राजनीति आकर फंसी हुई है, और इसमें जो पश्चिम के रेफरेंस अगर हम लें तो फांसीवादी व्यवस्था से जब लड़ने की स्थिति आई है, तो फांसीवाद एक विशेष काम करता है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस को डिफंग कर देता है। हमारे यहाँ हम देख भी पा रहे हैं, जुडिशरी डिफंग हो चुकी है, न्यायालय से किसी तरह का स्कोप नहीं दिख रहा है कि क्या हम उनसे बात करें। अभी हाल ही में जो आप अनुज चौधरी वाला प्रकरण था, उसमें जिस जज ने वर्डिक्ट दिया था, उस जज का ट्रांसफर हो। ऐसे समय में जब जज कोई सही निर्णय न दे पाए, कोर्ट में सुनवाइयाँ न हो पाए, मीडिया स्पेस बिकाऊ हो, मीडिया स्पेस में कहीं आपके ये इस साइकिल यात्रा को कितना स्पेस मिल रहा है, कितनी बस बन पा रही है, एक ऐसे समय में जब तमाम युवाओं पर एक आरोप है कि युवा तमाम गलत काम कर रहे हैं, स्किल्ड काम नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं सोच रहे हैं, वैसे समय में यूनिवर्सिटी स्पेस से स्टूडेंट एक्टिविस्ट चौरी चौरा जैसे जगहों को सम्मान देकर गोरखपुर से अगर निकल रहे हैं और साइकिल चलाते हुए जिले जिले घूम रहे हैं, तो क्या ये राष्ट्रीय मीडिया का कर्तव्य नहीं था कि ऐसे दर्जनों युवाओं को के काम को वो लोग रिकॉग्नाइज कर पाते, उनका सम्मान कर पाते? जैसे आप बात कर पा रहे हैं, वैसे कोई शांतनु से बात करता कि शांतनु, आप पीएचडी स्कॉलर हैं विश्वविद्यालय के, और आपको क्या अन पड़ी कि आप मनरेगा मजदूरों के लिए सड़क पर निकल पाए? ये सवाल क्या आज तक के लिए, एनडीटीवी के लिए, वैसे तमाम जो अडानी अंबानी के चैनल हैं उनके लिए कुछ संदर्भ का है क्या? तो जब ऐसे समय में जब तमाम इंस्टीट्यूशन डिफंग हो चले हैं, तो कॉमनर्स जो नागरिक आंदोलन है वही कोई होप दिखाते हैं, वही कोई होप ले आते हैं। अब सवाल ये रहेगा ऐसे तमाम यात्रियों पर और ऐसे तमाम सवाल उठाने वाले आप जैसे स्वतंत्र मीडिया स्पेस को ढूंढने वाले लोगों पर कि कितना हम लोगों में ये भरोसा दिला पाते हैं कि एक मनरेगा मजदूर के लिए, जिसके पास शांतनु आज कोट कर रहे हैं, राजा तालाब की मजदूर महिला के पास जब हम जाएं तो उसको कितना भरोसा दिला पाएं कि हम विश्वविद्यालय से निकल के आए हैं और तुम्हारी लड़ाई में हम साझा हैं, तुम्हारे हाथ हम पकड़े रहेंगे और तुम्हारे साथ हम लाठी खाएंगे। कितना हम एक दूसरे को बल दे पाते हैं, इस पर ये डिपेंड करेगा, और आगे शायद ये लड़ाई बहुत घनी और मजबूत होने वाली है। जी विकास जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि मनरेगा के माध्यम से रूरल इकोनॉमी और जो सामाजिक सरोकार की चीजें हैं वो एक तरह से उसका एक नया स्वरूप सामने दिखाई दे रहा था। महिलाएं भी आ रही थी, पुरुष भी आ रहे थे, एक तरफ नारी सशक्तिकरण की भी बात बढ़ रही थी। चौकट लांघा, घूंघट हटाया और वो मैदान में बराबरी के साथ वो खड़ी हो गई, जिस तरह से शहरी महिलाएं अपने अपने कार्य के क्षेत्रों में हैं। इसके बंद होने के बाद पूरे देश में या रूरल क्षेत्र में का जो सोशियो इकोनॉमिक एक ढांचा बन रहा था, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस बात को शुरू करने से पहले मैं 2005 में ले जाना चाहूँगा, जब यूपीए की सरकार बनती है जी। और सवाल देखिए, इन्होंने कहा कि नीति और नियत। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि उसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, नेतृत्व, नीति और नियत। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का नेतृत्व था। इस देश को तमाम जनोन्मुखी कानून दिए गए जी, और वो एक बात आई कि अधिकार आधारित कानून थे, चाहे वो आरटीआई हो। आरटीआई की आज क्या हालत है, चाहे वो मनरेगा हो, वो रेहड़ी पटरी एक्ट हो, तमाम ऐसे कानून एक एक करके जो अधिकार आधारित वो कानून थे, एक एक पे ये सरकार फरसाद चला रही है। हाँ बिल्कुल। और 2014 का पहला वक्तव्य
नरेंद्र मोदी जी का आपको याद होगा, इन्होंने संसद में खड़े हुए तो क्या इन्होंने कहा कि मनरेगा, यूपीए सरकार मनमोहन सिंह को कोट करते हुए कि आपकी असफलताओं का स्मारक है जी, और मैं इसे बंद नहीं करूंगा। दिखाता मनरेगा को लेके देखिए जो नेतृत्व था उसकी नीयत क्या है और नेतृत्व क्या कर रहा है। पिछले 11 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, एक एक करके जो सरकारी उपक्रम हैं, जो रोजगार देने वाले PSUs हैं, जो है कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन हैं, और चुनिंदा क्या तो 1-2 बचे हैं, एक है, ठीक है, सब एक एक करके उसको सौंपे जा रहे हैं। तो नियत ये है कि वो किसको सर्व कर रहे हैं। वोट तो जनता से ले रहे हैं, टैक्स तो जनता से ले रहे हैं, न टैक्स तो ले रहे हैं, वोट जनता से नहीं ले रहे हैं, अपना वोटर भी बना दे रहे हैं। बना रहे हैं, और सर्व किसको कर रहे हैं, अंबानी और अडानी को। इसमें नियत ये है कि कैसे कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन घरानों को सस्ती मजदूर उपलब्ध कराया जाए। जी, अगर मनरेगा रहेगा तो उसमें एक न्यूनतम मजदूरी है, अगर वो अधिकार है और न्यूनतम मजदूरी है वो सरकार को पे करना पड़ेगा। और मनरेगा जैसी योजना जो अधिकार आधारित थी, मनरेगा और ये जो विकसित भारत जी राम जी है, इसका अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन आप करेंगे तो मनरेगा में अधिकार की भावना है, एक नागरिक को और सशक्त करने वाली योजना मनरेगा है। और ये जो विकसित भारत जी राम जी है, ये एक तरीके से काइंड ऑफ योजना है, शब्दों पे ना जाइए तो शब्दों के बाजीगर है, ठीक है। जैसे इन्होंने PMO और सारी पूरी सरकार की कार्यप्रणाली उठाकर देख लीजिए, सर्व कर रहे हैं बिजनेसमैन को, और PM आवास का नाम बदल के रख दिया क्या, सेवा तीर्थ, ठीक है। तो ये शब्दों के तो बाजीगर हैं। जैसे इन्होंने दिव्यांग जनों के लिए क्या स्कीम चलाई, वो उसकी गहराई से पड़ताल की जाए तो सारा मामला खुल जाए। लेकिन उन्होंने नाम क्या दिया, विकलांगों को नाम दिया दिव्यांगजन। ये तो ठीक वैसे एक मुहावरा कहा जाता है कि आँख का अंधा नाम नैन से। और वैसे ही ये बड़ी कुटिलता भरी सोच है कि आप जो है महात्मा गांधी का नाम हटा के तोड़ जोड़ के उसमें भगवान राम का नाम लाए, जबरदस्ती एक नैरेटिव सेट करने के लिए। और दूसरी चीज, अब जो मुख्य बात है, 2004 से 14 का जो दौर है उसमें सरकार जो आंकड़े हैं, आंकड़े तो अब आ नहीं रहे हैं, लेकिन पहले जो आंकड़े आए, ये बात जो है तमाम डेटा से इसकी पुष्टि की जा सकती है कि करीब 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, और उसमें मनरेगा का कंट्रीब्यूशन है। और आज की हालत क्या है, आप ही खुद जो स्वयंभू विश्वगुरु हैं वो खड़े होकर हर मंच से कहते हैं कि भाइयों बहनों 80 करोड़ लोगों को मैं जो है अनाज दे रहा हूँ। इसका मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है जी। इसका मतलब ये है कि 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आए, अब लोग जो है उस गरीबी भरा जो अभिशप्त जीवन जीने के लिए एक तरीके से अभिशप्त है, ठीक है। एक तरफ आप बिजनेसमैनों का जो है 16 लाख 17 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स आप माफ कर देते हैं, और मनरेगा में देने के लिए आपके पास 50,000 60,000 करोड़ रुपए नहीं है। डेटा ही तो है ना, आपके पास नहीं है। ये साफ साफ ये इनकी जो है नियत ये दिखाता है। और इस पे तो खुल के बहुत सारे शोध हुए हैं, कम से कम जो है विश्वविद्यालयों की BHU की लाइब्रेरी उठा के देख लीजिए, तमाम थीसिस पड़ी हुई हैं मनरेगा ने किस तरीके से जो ग्रामीण महिलाओं को जो है सशक्त किया। ग्रामीण महिलाओं ही नहीं, सर्व समाज की योजना मनरेगा थी। मनरेगा ने लोगों को सशक्त बनाया और व्यक्ति दी। देखिए, जब आर्थिक शक्ति आती है तो महिला हो या पुरुष वो सशक्त होता है, वो अभिव्यक्त करता है, उसके अंदर नागरिकता का बोध आ रहा था। तो एक एक करके वो मनरेगा ही नहीं, सारे कानून, रेहड़ी पटरी एक्ट हो, वो जो है RTI हो, मनरेगा हो, सब पे एक एक करके हथौड़ा चलाया जा रहा है। और ये बात आती कहाँ से है कि पश्चिम से जो हिटलर मुसोलिनी का राष्ट्रवाद जो बंच ऑफ थॉट है, जिसमें ये कहते हैं कि वो जो विराट पुरुष का कॉन्सेप्ट है, राष्ट्र को विराट पुरुष के रूप में देखते हैं, उसमें क्या है कि सारा विवेक जो है उस विराट पुरुष नेतृत्व के पास है, जनता विवेक शून्य है। कुल मिला के उसी तरफ मोड़ा जा रहा है। हमें क्या है, उनकी दया और कृपा पे, नागरिकों को उनकी दया और कृपा पर जो है छोड़ दिया जाए, ठीक है। इस तरीके से उसी सोच पर आधारित ये पूरी जो है इनकी जो ये विकसित भारत जी राम जी योजना है, ये उसी सोच को परिलक्षित करती है। जी शांतनु जी, चलते चलते हम एक चीज पूछेंगे कि आज ही दिल्ली में
राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मिलकर के मनरेगा बचाओ मोर्चा की शुरुआत की है। बाकायदे आप जो अभी बता रहे थे, क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे आप जैसे लोग गांव में जाकर के उन लोगों को एक चीज तो सामने आई कि उनको बताना बहुत जरूरी है कि आपके पास जो अधिकार था वो आपसे छीन लिया गया। इसके बाद जिस तरह से थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन क्या ये मजदूर भी संगठित होकर के किसानों की तरह अपने, जिस तरह से किसानों ने अपने तीनों काले कानूनों को वापस करवाया, क्या ये मजदूर भी उस तरह से संगठित होकर के दबाव कोई बना पाएंगे? देखिए, रोजगार जो है वो एक ऐसा मुद्दा है कि उससे हर व्यक्ति अफेक्टेड है, वो यूथ हो या मनरेगा जैसी स्कीम पे जो हमला है। लेकिन हम जब देखेंगे इसी सरकार के ट्रेंड में देखेंगे कि जब मिडिल क्लास के किसी मुद्दे पर हमला हुआ तो मिडिल क्लास निकल के आया, उसने बोला और सरकार कई बार बैकफुट पे गई। लेकिन सरकार ने लगातार एट द सेम टाइम जो गरीबों हैं के अधिकारों पर हमला किया। उनको पता है कि वो रेज उनको उतना मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखेगा, सड़कों पे वो रेज नहीं दिखेगा। यूपी में ही इतने स्कूल बंद कर दिए। इन स्कूलों में किस समाज के बच्चे पढ़ते हैं, किस तबके से आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि फार्म मूवमेंट में हमें वो मोबिलाइजेशन दिखा कि लोग एक साथ एकजुट होकर आए और सरकार उसके पीछे है। और भी हम रिसेंट में कई सारे मुद्दे देख रहे हैं कि जिसमें सरकार कुछ बोलना चाह रही है। इवन E20 फ्यूल ही है, जैसे पेट्रोल एक ऐसा मुद्दा है कि जिसमें मिक्सिंग की बात जब आई तो सरकार उसमें बैकफुट पे थी। सरकार उसमें चाह रही थी कि भाई हम अपना नैरेटिव रखें। लेकिन मनरेगा पे सरकार जब हमले कर रही है तो इसका एक ही रास्ता है कि हम जो उससे अफेक्टेड तबका है, जिस पे प्रभाव पड़ने वाला है, उसको हम पहले उसकी सच्चाई बताएं। वो निश्चित ही संगठित होगा, है ना। वो किस रूप में संगठित होगा, वो क्योंकि सवाल रोजी रोटी का। किसान हो सकता है 6 महीने ये अफोर्ड कर सकते थे जब वो निकले पंजाब और हरियाणा से कि वो एक जगह अपना धरना करे और प्रोटेस्ट लंबा चले। लेकिन हो सकता है कि मजदूर उतना लंबा ना प्लान कर पा रहे हों। लेकिन जब हम समझाएंगे इस चीज़ को, गांव-गांव लेके जाएंगे, तो ये छोटे छोटे प्रोटेस्ट हर गांव में, हर पंचायत में और निश्चित ही राज्य और देश स्तर पे ये बड़ा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सब ने दर्शकों को, मुझे भी बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ जानकारियां दी। निश्चित तौर पर इन 12 सालों के भीतर, जैसा विकास जी चर्चा कर रहे थे, मनरेगा आपसे छीन लिया गया, आदिवासी जल जंगल जमीन आपसे छीन ली गई, वो जो एक्ट ले आया गया था वो आपसे छीन लिया गया, RTI को भी ख़त्म कर दिया गया, राइट टू एजुकेशन भी आपने एक तरह से उसको ख़त्म ही कर दिया है। राइट टू फूड का जो एक कानून था, उस कानून को अपना बना करके कि हम एहसान कर रहे हैं, 80 करोड़ जनता को खाना दे रहे हैं, सिर्फ उसको इसलिए जिंदा रखा है कि उससे इनका अपना मतलब सॉल्व हो रहा है। अदरवाइज बाकी जो मैंने पहले कहा कि कानून, संविधान, अधिकार, इनसे सख्त नफरत है। ठीक उसी तरह से मैं फिर आता हूं कहने के लिए, जो जहां से मैंने शुरुआत की थी कि मनरेगा को ख़त्म करके जो जोड़ तोड़ करके जी राम जी एक शब्द वाक्य ले आया गया है, वो पूरी तरह से कहीं से लोकतांत्रिक नहीं, वो सामंती प्रवृत्ति का द्योतक है। और जो काम आप सब मिल करके कर रहे हैं इन ग्रामीण मजदूरों के लिए, और बापू की सोच को जो कुचला जा रहा है, शरीर तो उनका ख़त्म कर दिया गया, अब उनके विचारों पर जो हमला लगातार किया जा रहा है, उस सोच पर जो हमला किया जा रहा है, उसके लिए, उसे बचाने के लिए आप सब जिस तरह से निकले हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।